What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोट देखिए कितनी शानदार है. The brightest star are those who shine for the benefit of the others. आप लोगों ने वो गाना भी सुना होगा. अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी ए दिल तू जमाने के लिए. जी हाँ, जिस दिन आप इस धरती पे से अपनी लाइफ कंप्लीट कर कर चले जाएंगे, तब यहाँ पे आपको कोई नहीं पूछेगा अगर ओनली आप अपने लिए जी रहे हैं तो हमेशा अगर आप दूसरों के लिए जिएंगे तो यहाँ से जाने के बाद भी ताउम्र जब तक ये धरती रहेगी आप यहाँ पे जिंदा रहेंगे. जैसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, गांधी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, इसी तरीके से भीमराव अंबेडकर जी का. तो यार इस सोसाइटी ने आप लोगों को कितना दिया है, धरती पर आके ही आप लोगों को सारी चीजें मिली है. तो आपका और हम लोगों का दोनों का दायित्व बनता है कि जितना यहाँ से मिला है उसको रिटर्न करके जाएं. तभी एक बैलेंस बना रहता है. अगर हर एक कोई अपने अपने फायदे के लिए सोचने लगेगा तो यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं बनेगा. और ये धरती जो यहाँ पे बनी हुई है, एक सोसाइटी बनी हुई है, सब एक ग्लोबल सोसाइटी की तरह यहाँ पे रहते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प से ही ये चल रही है. आज की डेट में इतना इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं कि एक दूसरे के बिना आज की डेट में एक कंट्री दूसरी कंट्री के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती है. तो आदमी तो दूर की बात हो गई. तो इसीलिए यार आज की डेट में सब इतना एक अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं. तो हमेशा एक दूसरे के फायदे की सोचो, कभी भी नेगेटिव थॉट्स न रखो दूसरे के बारे में. अगर कोई सामने वाला ज्यादा अच्छा कर रहा है तो ट्राई करो कि एक अच्छे लेवल में एक अच्छा अपना नया व्यू निकाल के लेके आओ, ना कि ये सोचो कि सामने वाला कम करना स्टार्ट कर दीजिए. अपना खुद का लेवल बढ़ाओ, सामने वाले का लेवल कम करने की मत सोचो. ठीक है, तो हमेशा एक पॉजिटिव वे में रहो और हमेशा एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करो. तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई करो. ओके. देखिए मॉर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई. एक्चुअली हुआ क्या था, एक पड़ोसी हैं हमारे, उनका एक्सीडेंट हो गया. तो मॉर्निंग में पार्क में जा रहे थे वो बाइक से. तो सबसे पहली बात तो यही होगी, आप लोगों को भी बोला था कि कभी भी अगर पार्क में जा रहे हैं और लगता है कि पार्क 1-1.5 किलोमीटर दूर है तो वहां तक दौड़ते हुए जाइए यार. पार्क में जा तो इसीलिए रहे हैं ना. तो ये भी भाई साहब वही कर रहे थे, पार्क में गए थे तो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया. तो थोड़ा ब्लड डोनेट करना पड़ गया, मतलब उनको ब्लड की जरूरत थी काफ़ी, तो इसलिए अर्जेंसी में मुझे जाना पड़ गया यार. ठीक है, हालांकि अब तबीयत उनकी मतलब आउट ऑफ द डेंजर है, तो अब ठीक है. ऐसे कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है. पर लेकिन यही है यार, अगर पार्क में जा रहे हो, कई बार उनको भी बोला था मैंने, यार पार्क तक आप जा रहे हो तो बाइक से क्यों जाते हो, कम से कम पार्क तक तो पैदल जाओ ना. पार्क में वही करने जा रहे हो आप, और वहीं तक आप बाइक से जा रहे हो, ऊपर से तेल भी खर्च कर रहे हो और इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहे हो. तो सारी चीज़ें वही आ जाती हैं घूम के. तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं यार, अगर इनको ढंग से कर लिया जाए तो लाइफ सेट हो जाती है. ठीक है. तो आज 18 अप्रैल है, तो हमको द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. इसके बाद में देखेंगे अगर टाइम बचेगा पीआईबी के लिए तो पीआईबी भी देख लेंगे, वरना फिर सेकंड वीडियो में ये सारी चीज़ें देख लेंगे हम लोग. देखता हूँ कितना कवर कर पाता हूँ. ओके, तो आइए साथ बनाए रखिए. आर्टिकल बहुत अच्छे अच्छे हैं आज सारे, बहुत मजा आएगा डिस्कस करने में. ये फर्स्ट वाला आर्टिकल एचआईवी बिल से रिलेटेड है. एचआईवी बिल आया था अभी, मतलब एक्ट भी बन चुका है, तो उसमें जो चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल है. देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, जिसको क्रिटिसाइज भी इन्होंने किया है कि जो यहाँ पे मतलब जो स्टेट को जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए वो यहाँ पे ये बताया गया था इसमें कि जब तक स्टेट चाहे तब तक फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकता है, जब वो चाहे उस अगर वो उसके बस की काम नहीं आगे करना तो उसको रोक सकता है वहाँ पे. तो आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे. ठीक है. ये वाला आर्टिकल ह्यूमन मैन वो एनिमल और मैन के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है. इस आर्टिकल में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं ऐसे वगैरह के लिए, तो इस वाले आर्टिकल को भी देखेंगे. ये वाला आर्टिकल है जयललिता जी से रिलेटेड. जयललिता जी एक्सपायर हो चुकी हैं लास्ट ईयर दिसंबर में. उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसके तहत कई सारे इश्यूज निकल के आए थे. उनके मरने के बाद में हम लोगों ने कई चीजें डिस्कस की थी कि दो गुट में डिवाइड हो गया था. उनकी पॉलिटिक्स, एक साइड में पनीर सेल्वम थे और दूसरी साइड में पन्ना स्वामी जी थे, जो भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अभी. ठीक है, तो वो सारी उनकी आर के नगर कंस्टिट्यूएंसी वाला इशू हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो अब जो इस वाले आर्टिकल में थोड़ा सा एंगल हल्का सा डिफरेंट है वो मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ. एक्चुअली यहाँ पे क्या किया गया, जयललिता जी एक्सपायर हो चुकी हैं, तो उनपे जो भी उन पे आरोप लगे थे उन सारे आरोपों को साइड में कर दिया गया है, और जो उनके ऊपर लगभग 100 करोड़ रुपए का फाइन लगा था उसको भी साइड में कर दिया गया है. तो जो 100 करोड़ रुपए का फाइन लगा था उसको साइड में करने के बाद में जो आर्टिकल लिखने वाले हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं जुडिशरी को कि अगर ऐसा कुछ होने लगा तो मान लो कल कोई आदमी एज में हो चुका है, मतलब उसकी एज हो चुकी है अच्छी खासी, और वो कोई भी घोटाला करेगा और घोटाला करने के बाद में निकल लेगा यहाँ से, तो निकलने के बाद में उसकी तो उम्र वैसी हो चुकी है, वो तो चला गया. पर लेकिन जो उसकी फैमिली है वो तो अच्छे से एंजॉय करेगी ना, फैमिली को थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होगी. और नॉर्मली आदमी यहाँ पे आज की डेट में जी क्यों रहा है, अपनी फैमिली के लिए, कि फैमिली को अच्छे से रख सके, अपने अपने मम्मी पापा और अपने मतलब जो भी फैमिली है कंप्लीट, उसका अच्छे से ख्याल रख सके. इसीलिए आदमी इतनी मेहनत करता है आज की डेट में. और अगर ऐसा कुछ करने को मिल रहा है तो क्या करेगा, इस तरीके कोई भी घोटाला करे और बाद में सुसाइड भी कर सकता है, या वैसे भी किसी भी तरीके से अगर
चला जाता है तो उसके अंदर डिटरेंस नहीं आएगा जब तक कि अगर कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है उसकी सजा उसको न दी जाए। तो ये प्रोविजन है, तो इसको लेते हुए इनको क्रिटिसाइज किया गया कि इस तरीके के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को नहीं देने चाहिए, ये तो और नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं। जिस तरीके से अगर इस तरीके के केस निकल के आएंगे, वैसे ही हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा करप्शन वगैरह रहता है, तो अगर इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी तो आगे आने वाले टाइम में ये और इन चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है इन चीजों को रोका जाए, ना कि उनको बढ़ावा दिया जाए। तो इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस वाले आर्टिकल के बारे में भी थोड़ा सा यहीं पे बता देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, बता के देते हैं, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे इस वाले आर्टिकल को। ये वाला आर्टिकल तुर्की से रिलेटेड है, अभी तुर्की में रेफरेंडम हुआ है, ठीक है। तो जो पहले एक बार देख लीजिए, ये वाला तुर्की हो गया, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, इस्तांबुल वाला एरिया हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से लेके ये वाला यूरोप में आता है पोर्शन, और ये वाला एशिया में आता है। यहाँ पे ब्लैक सी हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, इसके बीच में तुर्की पड़ रहा है। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी सारी, ठीक है, कि यहाँ से रिफ्यूजी आ रहे हैं, तुर्की ने बोला था हम उसको रोक देंगे, तो काइंड ऑफ चीजें। तो यहाँ पे रेफरेंडम चल रहा था, तो जो रेफरेंडम चल रहा था उस रेफरेंडम का डिसीजन अब आ चुका है। जो डिसीजन आया यहाँ के जो लीडर हैं उनके फेवर में आ गया है, जो रोडगंज जी हैं, तो इनके फेवर में डिसीजन आ गया, लगभग 51% वोट मिले हैं। तो अब होने क्या जा रहा है, अब ये होने जा रहा है यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उनको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं रेफरेंडम के तहत। रेफरेंडम मैंने बताया था कि जनता अपनी येस और नो में वोट करती है, तो जनता ने बोला है कि हाँ कर दीजिए इसको, ठीक है। तो 51% वोट इनकी साइड में आया। हालांकि अपोजिशन ने बोला है कि इन्होंने मतलब आज तो खाली ये मतलब वोट थी जो खाली थी, मतलब काइंड ऑफ चीजें काफी वो लगाए कि प्रॉपर वे में चीजें नहीं हो पाई हैं। तो अपोजिशन का वही काम होता है, जैसे हमारे यहाँ ईवीएम पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कि ईवीएम में घपला कर दिया, तो अपोजिशन को कुछ ना कुछ तो चीजें चाहिए ही है। तो इस तरीके से वहां भी अपोजिशन उसी तरीके से कर रही है, हो सकता है और सही भी हो, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो गलत बोल रही है अपोजिशन, तो हो सकता है अपोजिशन सही बोल रही हो। पर लेकिन यहाँ पे क्या होने जा रहा है, डेमोक्रेसी है जो नॉर्मल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जैसे हमारे यहाँ पे है, उस डेमोक्रेसी को चेंज करके प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है, जैसे कि यूएसए में है। तो यूएसए का और इंडिया का एग्जांपल बहुत ही आसान यहाँ पे लिया जाता है, क्योंकि यूएसए जो है उसी को मतलब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला जाता है, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अगर नॉर्मल तरीके से, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाए, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये इसलिए उन दोनों को कंपेयर करने में थोड़ी आसानी रहती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, प्रेसिडेंट तो बन जाएंगे। अब इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद में कई सारी चीजें हो जाएंगी जो कि कई सारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर यूएसए की डेमोक्रेसी देखें तो वहां पे जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, उनके बीच में एक सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे, एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करेंगे। बट किंतु परंतु अपितु बल्कि अगर ये कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को चेक जरूर करेंगे। चेक एंड बैलेंस वाला भी सिस्टम होता है जुडिशरी में, ये यहाँ पे एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करेंगे, पर लेकिन एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करेंगे। अगर एक अपना अपना काम ढंग से कर रहे हैं, अगर किसी को कोई एक काम करना है और वो एक काम को ढंग से करता है और किसी को दूसरा बी काम करना है वो उसको ढंग से करता है, तो दोनों अपना काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन अगर गलत करेंगे तो इसके पास में पावर रहती है इसको बोलने की, ऐसा है उस पर राह पे आ जा वरना सुधार दिया जाएगा तुझे। तो इस तरीके की चीजें रहती है, पर लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के नाम पे बिल्कुल कहानी खत्म होने जा रही है। तो इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, एक डिक्टेटरशिप वाली कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए हुआ क्या था, एक कूप हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, तो उसको उसके हवाला लेते हुए इन्होंने क्या किया, जितनी भी अपोजिशन थी मैक्सिमम, जितने भी जर्नलिस्ट थे या फिर जितने भी और ऑफिशियल्स थे जो कि इनके खिलाफ थे, सबको उठा के जेल में डाल दिया। 10,000 ऑफ लगभग की क्वांटिटी में इन्होंने सबको जेल में डाल रखा है। तो आज की डेट में इनको अपोज करने वाला बाहर ज्यादा मात्रा में कोई है ही नहीं, इसलिए जो भी कर रहे हैं वो अपना डिक्टेटरशिप के बेस में कर रहे हैं आराम से। तो इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहली चीज तो ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो खत्म, नो प्राइम मिनिस्टर, ओनली पावर रहेगी प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, जो कि सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेगेटिव होने जा रहा है, वो है कि जो जुडिशरी को है खुद से अपॉइंटमेंट करेंगे और कोई उनको पूछने वाला भी नहीं रहेगा। तो जब जुडिशरी को खुद से अपॉइंटमेंट करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, तो फिर कोई कंडीशन ही नहीं रहेगी कि इनके ऊपर कोई ब्लेम लगाए, कोई इनके ऊपर फिंगरप्रिंट करे, कोई इनके ऊपर उंगली उठाए, ठीक है। और तीसरा क्या रहेगा, तीसरा हो गया कि देखिए जो प्रेसिडेंस है, मतलब एक तरीके से कोई इनको ऐसे तरीके से इनको कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा, मतलब कह सकते हैं आप लोग। तो पार्टी के साथ में अपना प्रेसिडेंशियल का अफिलिएशन आराम से बनाए रख सकते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है किसी भी तरीके से, और फुल पार्टी का कंट्रोल हो जाएगा जितने भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के अंदर। तो ये चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं, ठीक है। और ऊपर से हम लोगों ने देखा गया था कि जर्मनी और नीदरलैंड में जब इन्होंने कैंपेन अपना चलाया था, अपना प्रचार कर रहे थे जब ये रेफरेंडम से रिलेटेड, कि देखिए बहुत सारी कंट्री यहाँ पे भी है, इन वाले एरिया में कंट्री बोल रहा हूँ, बहुत सारे मुस्लिम्स भाई हैं जो यहाँ पे भी रहते हैं इनके। तो इन्होंने क्या बोला था कि वहां पे जाके अपन अगर रेफरेंडम करते हैं तो रेफरेंडम करने से इनको फायदा हो जाएगा कि सब लोग इनके फेवर में वोट करेंगे।
तो 2-3 कंट्री ने इनको अपोज किया था। 2-3 ने क्या, हालांकि सबने ही अपोज किया था, क्योंकि कौन चाहेगा कि यार दूसरी कंट्री के चीजों की वजह से हमारी कंट्री में आगे कोई खलबली मचे। तो अपोज तो सबने किया था, पर वही बात हो गई कि मतलब अपोज करना कोई काम नहीं आया। हालांकि कई सारी अंदर सिटीज भी हैं इनकी खुद की, जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सिटीज हैं जिन्होंने इनका अपोज किया है। वहां पे मतलब अगर इन्होंने वोट किया है तो मतलब उनके अपोजिट में वोट किया है, पर लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वही बात हो जाती है फिर, अगर जो मेजोरिटी वाला सिस्टम यहाँ पे लेके चलते हैं तो जिसकी मेजोरिटी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई फिर यहाँ पे। तो जो फिर नेगेटिव में रह गया, नॉन मेजोरिटी में रह गया, उसको कोई मतलब नहीं बनता है फिर यहाँ पे, ठीक है। तो टर्की देखिए बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो ये इधर वाला पोर्सन है ये कहाँ पे पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। और बताइए कि कौन कौन सी कंट्री इसको टच कर रही हैं, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, हालांकि आधा यूरोप की है आधी एशिया की है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, उससे आप लोगों को काफी फायदा रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ गया है और क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, ये वाला नेक्स्ट आर्टिकल है अंटार्कटिका, और आर्टिकल से रिलेटेड आर्टिकल है कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो किस तरीके से समुद्र का लेवल लगभग 50 से 60 मीटर बढ़ा सकते हैं अगर सारे ग्लेशियर पिघल जाए। काफी अच्छा आर्टिकल है, ज्योग्राफिकल टर्म्स काफी कुछ सीखने को मिलेगी आप लोगों को, मैप में भी पूरी अच्छे से सारी चीजें दिखाई जाएंगे। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है ये वाला। आर्टिकल भी काफी अच्छा आर्टिकल है, एक बैलेंस अप्रोच बना के चल रहे हैं दोनों के बीच में। जो आर्टिकल कंप्लीट लिखा गया है, बोला जा रहा है कि जो हमारे नॉर्मल जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और जो हमारा वोटिंग राइट है, तो वोटिंग राइट को इतनी पावर नहीं दे रखी है, उसको कभी भी हम ग्रैब कर देते हैं, किसी को जेल में डाल जाए उसको वोटिंग राइट छीन लेते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वोटिंग राइट जो कि डेमोक्रेसी की नींव होती है, उसको इतने हल्के में क्यों लिया जाता है। तो काइंड ऑफ चीजें इन्होंने कंपेयर किया है कई सारी चीजों का, तो इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल केमिकल वेपन से रिलेटेड है, 2-4 चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हालांकि काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। और ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला आर्टिकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। इस वाले आर्टिकल में 3 चीजों का कंपेयर किया गया है, इसको यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, आइए एक बार। ये वाले आर्टिकल में चैलेंजेस टू द पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में बात चल रही है। देखिए आज की डेट की जो डेमोक्रेसी होती जा रही है, नॉर्मली इन्होंने बोला है कि 21st में है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें नॉर्मल आदमी एमपी जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। पर लेकिन आज की डेट में देखा जा रहा है कि जो एक तो पॉपुलिस्ट चीजें ज्यादा हो रही हैं और टेक्नोक्रेटिक चीजें ज्यादा हो रही हैं। पॉपुलिस्ट चीजें जैसे कि आप नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, तो एक भी आदमी ने आज की डेट में अगर बीजेपी पार्टी किसी को, हालांकि देखिए इसको वैसे मत लीजिएगा थोड़ा नेगेटिव में, जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूँ ओनली, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि बीजेपी पार्टी है, आज की डेट में अगर बीजेपी किसी भी इंसान को टिकट दे दे, जिसका कुछ पता ही अता पता नहीं है, किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी गली मोहल्ले का इंसान है जिसका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, और पता चल जाए कि इसके ऊपर बीजेपी की मोहर लगी हुई है, तो ये आदमी जीत जाएगा, ठीक है। तो ये आदमी जीत जाएगा। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर आदमी को लेके चीजें ज्यादा हो रही हैं और पॉपुलिस्ट अप्रोच अपनाई जाती है। क्या देखा जाता है कि मतलब हम बनेंगे तो ये कर देंगे, हम बनेंगे तो वो कर देंगे, जो जायज है वो नहीं करेंगे। जैसे लोन माफ करने वाली बात करी थी किसानों की, तो जो जायज है, जो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करानी जानी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन एक पॉपुलिस्ट चीजें लेके चल रहे हैं जो कि लोक लुभावनी चीजें होती हैं, ठीक है ना। और टेक्नोक्रेट जो होती है, मतलब जो आदमी आज की डेट में एक, मतलब टेक्नोक्रेट बोलते हैं जो किसी प्रॉपर फील्ड में, एक पर्टिकुलर फील्ड में जो बहुत ही अच्छा है, टीचर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, तो उनकी अप्रोच को लेके चल रहे हैं। तो तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी ले लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और टेक्नोक्रेट ले लीजिए, तो जो इनके कंपेयर में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट होती है। पर लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से ये दोनों भी बढ़ती हुई आ रही है, पॉपुलिस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है आज की डेट में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से इलेक्शन से पहले सब लोग अपने अपने बोल देते हैं, प्रचार करते हैं, मैं ये कर दूंगा, टीवी दे दूंगा और ये कर दूंगा, लैपटॉप बांट दूंगा, साइकिल बांट देंगे, काइंड ऑफ चीजें जो निकल के आती है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए जो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो क्रिटिक बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट मतलब एक्सप्लोर द जो चैलेंजेस टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो ये दो चीजें हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो कि एक बेस्ट डेमोक्रेसी मानी जा रही है, उसके सामने कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहे हैं इन सब चीजों के होते हुए, जो कि एक प्रॉपर डेमोक्रेसी होती है। और एक चीज और बोल रहे हैं, देखिए अगर ये दो तरीके की डेमोक्रेसी है, एक तो पॉपुलिज्म वाली ले लीजिए और टेक्नोक्रेट ले लीजिए, ये अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकल सिद्धांत है, मतलब थ्योरेटिकल सिद्धांत के बेस पे कंस्ट्रक्ट की जाती है, ठीक है। पर लेकिन जो नॉर्मल डेमोक्रेसी है, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, अगर उसका देखा जाए तो वो एक प्रैक्टिकल होती है, अगर ढंग से देखा जाए, ठीक है। वहां पे सारी चीजें प्रैक्टिकल देखने को मिलती है सारी चीजें, पर यहाँ पे मैक्सिमम सैद्धांतिक और थ्योरेटिकल रूप में ज्यादा होती हैं। तो आगे भी यही चीजें बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अगर आप पॉपुलिस्ट चीजों की ओर चलते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी आज की डेट में इतने पॉपुलर हैं, अगर वो कहीं पे भी जाके अगर खुद की अकेली पार्टी बना के भी वो खड़ा हो जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है उनको आज की डेट में इंडिया में हरा दे। तो ऐसी एक स्टेचर उनका बन चुका है। तो इस तरीके के लीडर बन चुके हैं जिसमें पूरी पार्टी को भी अंडरमाइन कर दिया गया है। अगर पार्टी को देखे, पार्टी भी अंडरमाइन हो गई है, और एक यूनिटरी रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी हो गई है। यूनिटरी मतलब एक तरीके से जो चीजें हो गई हैं वो ऐसे हो गई हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी हैं आज की डेट में, तो जहां पे वो खड़े हो जाए वहां से पूरी पार्टी स्टार्ट हो जाए।
तो वहीं से उनके नाम से ही आज की डेट में पार्टी जानी जाती है। तो इतना बड़ा आज की डेट में बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो कद है वो बीजेपी पार्टी से भी ऊपर हो गया है, ये कहने का आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही है। तो ये चीजें नेगेटिव हैं, ये कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि क्योंकि अगर कल को नरेंद्र मोदी जी का खुदा ना खास्ता कोई मूड, जो ये अभी हमने तुर्की के प्रेसिडेंट वाली बात करी है, कुछ उस जैसा मूड हो गया इनका, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। तो इसीलिए हमेशा एक बैलेंस अप्रोच बना के चलनी चाहिए, जिससे कि डेमोक्रेसी एक प्रॉपर वे में चलती रहे, तो डेमोक्रेसी के सामने कोई चैलेंज ना आए। ठीक है, ये वाला आर्टिकल पहले देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग भी आर्टिकल है और एंजॉय करने में थोड़ा फायदा करेगा आप लोगों को। स्टार्टिंग में द ग्लेशियर क्लाइमेट चर्न, चर्न मतलब होता है मंथन, तो आज की डेट में मंथन करने की बात आ गई है। देखिए बोला क्या गया है, जो आज की डेट में क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, जब तक रीजनल और ग्लोबल दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो इन चीजों को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है। आगे क्या बोला है, ये आर्टिकल कहाँ से रिलेटेड आया है, ये नेचर मैगजीन है उससे रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा गया है कि अंटार्कटिका की जो फोर्थ बिगेस्ट सेल्फ है वो आज की डेट में क्या हो रही है, जनवरी से लेके, देखिए ओनली जनवरी से लेके आज की डेट में 10 किलोमीटर वो फिसल चुकी है। ठीक है, एक बार देख लीजिए पहले कहाँ कहाँ की ये बातें हो रही हैं। पहले तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा ऊपर मैप हो गया पूरा वर्ल्ड का, तो नीचे वाला हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, ऊपर हो गया आर्टिक होता है, नीचे अंटार्कटिका होता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पे जो बात कर रही है ये इस वाले पोर्शन ही कर रही है। अगर अर्थ को आप लोग घुमा के उसका नीचे वाला पोल देखे, साउथ पोल, तो साउथ पोल आप लोगों को ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, ये सदर्न ओशन हो गया, सदर्न ओशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिसके अर्ध गिर्द सदर्न ओशन हो गया। अगर आप मतलब गेंद होती है ना, मतलब गिलास ले लीजिए और गिलास की पैंदी को देखें नीचे से, गिलास की जो तली होती है, तो ये नीचे तली वाला पोर्शन हो गया। अगर अर्थ को हम सीधा बैठा के रखें तो नीचे वाला पोर्शन हो गया, जिसको अंटार्कटिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है सारी। तो आज की डेट में जो सेल हो चुकी है, ठीक है, ऐसे दरारें पड़ चुकी हैं बहुत ज्यादा इनके बीच में। ठीक है, दरारें पड़ चुकी है जिसकी वजह से पिघल रही हैं चीजें। और देखिए आइस इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे देखिए सी के ऊपर तैरती हैं ऐसे पानी, आप लोगों ने मूवी देखी होगी टाइटैनिक, तो इस तरीके का आइसबर्ग था। उसमें ऊपर बहुत छोटा पोर्शन रहता है, नीचे बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, जिसमें जहाज भी, टाइटैनिक जो जहाज था, इसी से इस तरीके की चीज थी जिससे टकराया था वो। ठीक है, तो ये कैसे होती है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे चलता रहता है, तो गहरी में चीजें जाती रहती हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से घूमती रहती हैं चीजें, तो घूमती रहती है, तो यहाँ पे वो बनता रहता है, मतलब एक तरीके से पिघलती रहती है, और पिघल पिघल के टूट टूट के ऐसे ऐसे फिर आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ से टूटेगी फिर आगे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ग्लेशियर का जो फ्लो होता है वो इस तरीके से होती है, और इस तरीके से आइस शीट होती है वो डिवाइड होती है। तो डिवाइड होकर फिर इसी तरीके से जो वाटर में आती जाती है, और फिर पिघलते छोटी छोटी होती चली जाती है, टेम्परेचर की वजह से पिघलती चली जाती है, और इसकी वजह से जो होता है यहाँ पे सी का लेवल भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये पूरा काम होता है, जिसकी वजह से आज की डेट में बोला जा रहा है कि सी का लेवल भी बढ़ रहा है। और इससे रिलेटेड आगे कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं जो कि आप लोग अपने राइटिंग में भी लिख सकते हैं, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो जिस तरीके से अगर अर्थ को देखा जाए पिछले 10,000 ईयर से लगभग देखा जाए, मोर और लेस वो एक तरीके का टेम्परेचर फील कर रही है। और टेम्परेचर मतलब स्टेबल टेम्परेचर आप लोग उसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड लिया जाता है ना, बहुत ही लंबा टाइम पीरियड लिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इस टाइम पीरियड को यहाँ पे बोला है, ये 5.3 to 2.6 मिलियन की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको प्लाइयोसीन बोलते हैं, प्लाइयोसीन इपोक। तो ये पीरियड का नाम है, बहुत सारी ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। लंबे लंबे पीरियड है, उनके बीच का जो उसको जो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके नाम पे चीजें रखी जाती हैं। ठीक है, तो बोला गया कि उस टाइम पे जो सी का लेवल था क्लोज टू 30 मीटर, जितना आज की डेट में उससे 30 मीटर ज्यादा था। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो देखिए अगर टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे, टेम्परेचर अगर देखा जाए एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर ओनली 3 to 4 डिग्री सेल्सियस वार्मर। तो इतना था। तो आज की डेट में अगर देखा जाए जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज एक्टिविटी होती है, जो एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, जो आदमियों के द्वारा एक्टिविटीज की जाती हैं, उसकी वजह से जो चीजें बढ़ रही हैं, तो उन चीजों को किस तरीके से आज की डेट में टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। और फसल को ले लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, हर एक एरिया में इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज का। तो ये एक ग्रेट इंटरेस्ट की बात बन गई है साइंटिस्टों के बीच में भी, और पॉलिसी मेकर के बीच में भी, कि किस तरीके से इस चीज को टैकल किया जाए, जो कि आज की डेट में आके सामने खड़ी हो गई, किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाए। यहाँ पे इन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, फैक्ट्स आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगे थोड़ा। देखिए जो अंटार्कटिका का जो टोटल आइस सीट है वो है 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल ये अंटार्कटिका मैंने दिखाया, ये पूरा जो एरिया है इसका 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने बोला है। ठीक है, और इसमें से अगर आपको कंपेयर करने में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि कितना होगा ये, तो आपको चीजें अब समझ में आएगी कि ये देखिए इंडिया का जो लैंड का मास का एरिया है 1.3 मिलियन स्क्वायर है। तो इसका देखिए लगभग मतलब 12 से 13 मतलब गुना ज्यादा है ये। ठीक है ना, मतलब इतना ज्यादा है, अगर मल्टीप्लाई कर दे इसमें मतलब 12 से 13 की इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो तब जाके इसके इक्विवेलेंट होगा। तो इतना ज्यादा बड़ा ये एरिया है। तो अगर ये सारा अंटार्कटिका वाला पोर्शन पिघल जा रहा है, मेल्ट हो जा रही है यहाँ की आइस, तो समुद्र का जो लेवल है 60 मीटर ऊपर उठ जाएगा भाई। 60 मीटर, समझ रहे हैं 60 मीटर कहाँ जाएगा।
तो इसी तरीके से इन्होंने कई चीजें और बोली है कि मीडिया की रिपोर्ट को देखा जाए तो लार्सन सी सेल्फ और लार्सन सी सेल्फ भी पिघलती हुई जा रही है, और वो भी मतलब बहुत ही जल्दी पिघल जाएगी अगर इस तरीके से चीज चलती रही। तो ये है क्या, देखिए लार्सन ए और लार्सन बी सेल, ये सेल्स होती हैं जो कि पिघल चुकी हैं 95 में और 2000 में रेस्पेक्टिवली। अब सी सेल का नंबर लग गया है, ठीक है। ये चीज समझने के लिए आप लोग फिर से उस चीज को देखिए, मैप को, आप लोगों को चीजें समझ में आएगी, यहाँ पे लिखी हुई भी है चीजें। ये देखिए यहाँ पे मतलब ज्यादा तो नहीं दिखेगा मैप में, आप लोग फिर उसको खुद से देखेंगे तो ज्यादा चीज समझ में आएगी। तो ये वाली सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरीके की सेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ है लार्सन सी सेल्फ। तो ये यहाँ से इतना एरिया पिघल रहा है, ठीक है। तो ए और बी पहले पिघल चुका है, अब ये वाला एरिया इसका पिघल जाएगा, तो ये लार्सन सी सेल हो गई। तो इस तरीके से इसको रोकना है किसी भी तरीके से, जो चीजें पिघलती हुई जा रही हैं अगर इसी तरीके से पिघलती रही तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी आने वाले टाइम में। यहाँ पे देखिए लिखा है लार्सन सी सेल, तो ये वाली है ये यहाँ पे, ठीक है। बी और ए पहले पिघल चुकी हैं, तो अब इसका नंबर लग चुका है, तो इसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं ये, कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। रोज सी भी यहीं पड़ता है, गुलाब का फूल वाला जो समुद्र है वो यहीं पे पड़ता है, नाम से याद रखिएगा, ठीक है ना। और रोज सी सेल्फ बोलते हैं उस वाले एरिया को यहाँ पे, ओके। तो ये थोड़ा सा इसका भी एरिया हो गया जो कि न्यूज में अगर आए तो आप लोग कम से कम कुछ बता तो दें इसके बारे में। थोड़ी सी 2-3 पॉइंट हो गए, अभी कुछ आगे भी बताऊंगा, अभी पहले आर्टिकल देख लेते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं, तो जिस तरीके से अगर इसी तरीके से चीजें पिघलती रही तो देखिए कितना एरिया बढ़ जाएगा, एक तरीके से समुद्र का कितना लेवल बढ़ जाएगा। तो आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, जिस तरीके से अगर लार्ज चंक उससे दूर हो जाता है, एक बड़ा पार्ट दूर होता है, तो वो क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि वो अकेला ही दूर होता है, दूसरों को भी साथ में ले लेके आता है, ठीक है। तो इस तरीके से पता चलता है कि आराम आराम से पूरा ग्लेशियर ही पिघल के नीचे आ गया। आप लोगों को ये अभी मैंने इमेज भी दिखाई थी यहाँ पे, ये हो गया कोई बड़ा पोर्शन उतर रहा है तो ऊपर से निचले वाला भी ऐसे ढलाव पे होके टरना स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे से ये अपना काम कर ही रहा है यहाँ से, तो यहाँ से भी ऐसे ऐसी चीजें होनी स्टार्ट हो जाएगी और अंदर को जाना स्टार्ट हो जाएगा, और वहां से वो टूट टूट के चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सी तो ऐसी सेल है कि जो तैर रही है इसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। तो ये वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो लार्जन सी सेल है, इट्स सिंस इज द वाटर, वाटर में है तो समुद्र का लेवल तो राइज नहीं करेगी पिघलने के बाद में, पर लेकिन कंसर्न तो है कि वो पिघल जा रही है, ठीक है। तो पहले से ही समुद्र के ऊपर तैर रही है, तो मतलब जो सी सेल की बात कर रहे हैं वो पहले से ही इस वाली कंडीशन में है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए टूट के पूरा चलने लगता है, बहुत ही बड़े स्केल पे चलने लगता है ये। आप लोग कुछ मूवियों में भी देखा होगा, या हूँ या कोई मुझे जंगली कहे, शायद उस मूवी में है, हाँ है, तो उसमें वो कलावती खा खा के साथ जाता है। तो वो इस तरीके से आती हैं चीजें, मतलब मूवियों में काफी में देखा होगा आप लोगों ने। अब नासा की कुछ रिपोर्ट के बारे में बात करें कि नासा की कुछ रिपोर्ट भी आई है जिसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो ग्लेशियर का ये काम स्टार्ट हो चुका है, 100 और 1000 ईयर तक चलता रहेगा पिघलने का, पर लेकिन अब ये अनस्टेबल है, कंटिन्यूस में रहेगा। राइजिंग द सी लेवल की बात करें कि अगर ग्रीनलैंड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा भी था किसकी टेरिटरी है, ये याद आ रहा है, तो डेनमार्क की टेरिटरी है, ठीक है। अब डेनमार्क दिखा देता हूँ आप लोगों को कहाँ पे पड़ता है, 1 मिनट। ये देखिए ये पड़ गया यहाँ पे डेनमार्क, ओके, ये डेनमार्क यहाँ पे पड़ गया, और ये हो गया आपका ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है, यहाँ पे भी काफी बर्फ जमा होता है। बोल रहे हैं कि अगर ये वाली पिघलना स्टार्ट हो जाए इसका बर्फ, तो वर्ल्ड के समुद्र का लेवल लगभग 7 मीटर बढ़ जाएगा। तो इतना ज्यादा यहाँ पे भी है, 7 लेवल अगर समुद्र का लेवल बढ़ जा रहा है तो काफी सोचने वाली बात हो जाएगी। आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ये वाला सी है यहाँ पे, इस वाले सी का नाम बताइए, ठीक है ना, ये वाला सी कौन सा है और ये वाला सी कौन सा है। तो इन दोनों के बीच में डेनमार्क है, तो दोनों के सी का आप लोगों को बताना है। कई बार देखिए इस तरीके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, यहाँ पे टर्की के ये कौन सा सी हो गया, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये कौन सा हो गया। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, आप लोगों को बताना है कि डेनमार्क के इधर वाला कौन सा है और इधर वाला कौन सा है, ठीक है। सेकंड वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, पर आप लोग का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देख खुद से सर्च करने के बाद में आप लोग कई चीज और भी देख लेते हैं कि ये क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, इस तरीके से। और डेनमार्क की कैपिटल और करेंसी भी बता दीजिएगा अगर आप इतना ही ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं आज, तो ये भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर करेंसी और कैपिटल भी बताना चाहते हैं तो ये भी बता दीजिएगा, ओके। तो दोनों क्वेश्चन हो गए आप लोगों के लिए। मैं क्या दिखाना चाह रहा था और चलिए आगे देखते हैं, आर्टिकल में कुछ और भी बताना चाह रहा था शायद मैं। 7 मीटर ये हो गया, लगभग 7 मीटर ग्लोबल का सी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जो ग्लेशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो ग्लेशियर के देखभाल के बारे में बताते हैं, कि हर समर में आप देखिए ये बढ़ता ही जाएगा, जो पिछले वाले साल से अगले वाले साल में बढ़ता ही जाएगा। और ये ग्लेशियर का जो फिनोमिनन है वो अब कंटिन्यूसली में इसी तरीके से चलता रहेगा। और ये भी देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको ऐसे नहीं लगाया जा सकता कि ये ओनली टेम्परेचर की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से बढ़ रहा है, वाटर की टेम्परेचर की वजह से तो बढ़ रहा है, ओशन करंट की वजह से बढ़ रहा है, और भी कोई सारे फैक्टर हो सकते हैं इसके लिए से, जो कि अननोन है, जिनको समझा नहीं जा सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर समझना कि ऐसा नहीं है कि इसको आसानी से समझा जा सकता है।
ये करंट हो गई। हालांकि इस लेक्चर में, एक लेक्चर में इनको कंप्लीटली नहीं समझा जा सकता, बहुत ही लेंदी चीजें हैं, बहुत सारी करंट है। यहाँ पे वार्म करंट को रेड से दिखाया गया है और कोल्ड करंट को ब्लू से दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे बड़ी बात, जो एक मेन फंडा होता है जिसके थ्रू आप लोग चीजें समझ सकते हैं, जो भी करंट जो भी करंट इक्वेटर से उधर को बह रही है, इक्वेटर से दूर जा रही है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, वो आप लोगों को हमेशा क्या देखने को मिलेगी, वो हमेशा गर्म करंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठंडी नहीं, वो हमेशा गर्म करंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो गर्म पानी से होती हुई आ रही है। और जो भी पोल से इधर को आएगी वो हमेशा कैसी रहेगी, वो कोल्ड करंट रहेगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कुछ मेन मेन करंट है जिनके नाम पूछ ले जाते हैं। देखो यहाँ पे क्यूरिशियो है जो जापान के पास में पड़ती है। ओयाई, ये यहाँ पे ओयायो है, ओयाशियो करके करंट का नाम है। तो उल्टे सीधे से नाम है, इनको थोड़ा नाम याद रखेगा, ठीक है ना। अगुलाज करंट है जो यहाँ पे मानी जाती है। अगुलाज करंट को कई बार में बोला जाता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब साउथ वेस्ट मानसून आता है इंडिया में, तो इसके बारे में बोला जाता है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम हो गई यहाँ पे, ठीक है। इक्वेटोरियल करंट, उनको इक्वेटोरियल करंट क्यों बोले, क्योंकि इक्वेटोरियल वाले एरिया में बह रही है वो सारी, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी है। ये यहाँ पे देखिए नॉर्वे है तो नॉर्वियन करंट हो गया, लेब्राडोर करंट हो गया, इसको यहाँ पे बोल दिया गया। तो इस तरीके से आप इनके थोड़े नाम याद रखिएगा। पेरू करंट हो गया, यहाँ पे पेरू कंट्री पड़ती है, उसकी वजह से ब्राजील की वजह से ब्राजील। तो इस तरीके से कुछ है, इनको थोड़ा 2-3 बार मैप में देखिएगा। सोच रहा हूँ कि मैं भी आपसे 1-2 करंट पूछता रहूँ डेली, तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीपीएफ में भी पूछा जाता है, सीडीएस में पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है और बैंकिंग में पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसके थोड़ा इंटरेस्ट से इसको देखेगा। हालांकि जो यूपीएससी में थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर लेकिन और सब जगह इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेंगे कि किस वाले एरिया में है ये वाली करंट बताइयो, ये वाली कि क्यूरेशियो करंट किस वाले एरिया में है, ठीक है। बोल देंगे आपको कि इंडियन ओशन में है, या फिर यहाँ पे किसी भी एरिया में इस तरीके से बोल देंगे कि यहाँ पे अटलांटिका में है, या फिर मतलब इस तरीके से कुछ भी बोल देंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन टिक करना होता है। तो इस तरीके से थोड़ा इसको याद रखिएगा। आगे फिर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कुछ। तो पहले देखिए ग्लोबल का रेस्पॉन्स नीड है, ये कह रहे हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है। जब तक ग्लोबल साथ में नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ग्लोबल कम्युनिटी को, तभी कुछ चीजें शटल डाउन कर सकते हैं। देखिए और क्या बातें कर रहे हैं, जितनी एक तरीके से कॉस्ट है, ठीक है ना, और एक्सपेंसिव अंडरटेकन अगर इस तरीके से ले जाए तो बहुत ही ज्यादा वो पड़ेगा। क्या मतलब, बात क्या करना चाह रहे हैं, बात ये करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर किसी, आप मान लीजिए, एक मिनट इंडिया को देखिए यहाँ पे, जैसे इंडिया हो गया हमारा कंट्री, ठीक है ना, हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ से क्या है, जैसे कि यहाँ से अगर यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है समुद्र का, ऐसे बहुत ऐसे लेवल बढ़ता बढ़ता जा रहा है यहाँ पे चारों साइड में। तो जो यहाँ की आसपास वाली सिटी है, जो कोस्टल एरिया है हमारा, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे दीवार खड़ी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा तरीका कर रहे हैं कि जिससे पानी को निकाला जाए यहाँ से बाहर, कि पानी अंदर ना जाए, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, वो आसान काम नहीं है, ठीक है। एक तो बात ये बोल रहे हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना बहुत आसान काम नहीं है, वो सिंपल नहीं है, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप लोगों को तैयार करनी पड़ेगी। और फिर देखिए अगर ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं, ये लो है एक तरीके से। ईस्टर्न, अगर ये वाला कोस्ट देखा जाए, ये लो कोस्ट है और यहाँ पे बहुत ज्यादा वनरेबिलिटी बहुत जल्दी आ सकती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी तूफान आते हैं, साइक्लोन हम लोगों ने कल देखा था, साइक्लोन का नाम बताया था, बताइए कौन सा था, रिवीजन कर लीजिए आप लोग, कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो कल साइक्लोन का मैंने नाम बताया था आप लोगों को। वो भी कितने आते हैं, वो मैक्सिमम ईस्टर्न कोस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश वाले, उड़ीसा वाले एरिया में। हालांकि कल वाला उड़ीसा वाले एरिया में था जिसपे हमने पारादीप पोर्ट की बात करी थी, ठीक है ना। तो वो सब चीजें रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा कमेंट में लिखिएगा आंसर, तो आप लोगों को याद आ जाएगा। देखिए अगर कोई चीज आप भूल जाते हैं ना, तो टेंस मत होइए। टेंस होने का मतलब क्या है कि आप और ज्यादा प्रॉब्लम में जा रहे हैं। अगर कोई चीज भूल जा रही है तो जरा सी देर में उठाइए उसको और जरा सा रिवाइज कर दीजिए, काम खत्म हो जाता है। चीजें सब भूलते हैं, तो अगर आप भी भूल जा रहे हैं तो उसको ऐसे मत सोचिए कि यार क्या हो गया मेरे साथ, में भूल कैसे गया। तो कोई ऐसा आपके ऊपर में कोई वो नहीं हो गया कि आपने कुछ बहुत ही गलत काम कर दिया है। माइंड की टेंडेंसी होती है, अगर जितना आज पढ़ा है कल को लगभग 80% के करीब गायब हो जाता है दिमाग में से। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन करते रहिए, कुछ आप कीजिए, कुछ मैं करवाता हूँ, मिलजुल के काम करेंगे तो देखिए नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो लगे रहिए, आराम से चीजें चलती रहेंगी, ओके। तो देखिए चेन्नई में जिस तरीके से फ्लड आई थी, तो उसने बहुत ही ज्यादा जान माल की हानि भी हुई थी उसमें, लगभग 2.2 बिलियन। तो इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, ठीक है। तो ये भी चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं। तो देखिए सी का लेवल बढ़ने से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम नहीं होती है। और खुद को बहुत सी तो ऐसी चीज रहती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आदमी रिफ्यूजी बन के रह जाता है, जिस तरीके से क्लाइमेट रिफ्यूजी उनको बोलते हैं। तो प्रोटेक्ट करना, इस तरीके से सबको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड कराना और रेगुलेट करना, सब पता है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो पहले से ही लेके चलो चीजों को, कि उस चीजों को सेटल डाउन किया जा सके। लिख सकते हो तो इसका क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरीके से चीजों को सही किया जा सके, कि इस तरीके की त्रासदी आ रही है, उस त्रासदी से किस तरीके से बचा जा सके। तो अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक दो मतलब 50 से 60 लाइन लिख सकते हैं। हालांकि प्रीलिम सारा आंसर आप लोगों के आने बंद हो गए हैं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है, लगता है कि चीजें चलती रहनी चाहिए, तो वो इसके ऊपर कुछ लाइन्स लिख सकता है, ठीक है।
ये HIV एड्स से रिलेटेड बात चल रही है यहाँ पे, इस बिल के बारे में हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें बोला क्या गया है। देखिए ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि जो बिल पास किया गया है डज नॉट गारंटी एसिसिस किस चीज के लिए, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स और अपॉर्चुनिटी टू, मतलब जिसको ट्रीटमेंट हो चुका है, मतलब जो मतलब इन्फेक्टेड हो चुका है उसको ट्रीटमेंट की एक तरीके से गारंटी नहीं देता है ये, ठीक है। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी अगर देखा जाए तो, ये दो चीजों की गारंटी होनी चाहिए थी, पर और कई सारी गारंटी देता है। वो क्या क्या गारंटी है वो हम चीजें आगे देखेंगे। पहले देखिए क्या बोल रहे हैं, बट नोट जो दूसरी चीजें हैं वो चीजों की गारंटी दे रहा है, तो वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो एंटी रेट्रोवायरस जो ड्रग होती है, ठीक है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जो ये मतलब इसका कई बार नाम सुना होगा, थेरेपी भी होती है जो यूज की जाती है। देखिए मैं पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हालांकि रिवीजन हो जाएगा। देखिए है क्या, इसका एड्स का ऐसा क्या चीज है कि एड्स का इलाज नहीं होता है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि जो हम ये एक हो जाती है बीमारी तो इसका इलाज नहीं होता है। वो रीजन ये है क्योंकि ये अपनी नेचर चेंज कर लेता है। अभी मान लीजिए ये ए तरीके इम्पैक्ट डाल रहा है, बी सी इस तरीके के देख लीजिए। अभी मान लीजिए इसका नेचर ए तरीके का है, अगर हम दवाई तैयार करते हैं इसकी तो बहुत ही जल्दी इसका नेचर चेंज होकर बी तरीके का हो जाता है। अब मान लीजिए हमने बी की दवाई तैयार कर ली तो इसका नेचर चेंज होकर सी के तरीके का हो जाता है। तो ये एक तरीके का नेचर नहीं रखता है अपना, तो इसलिए अगर कोई दवाई यहाँ पे बना ली है तो इस पे इसके लिए फायदेमंद नहीं होगी, वो दवाई इस पे यूटिलाइज नहीं कर सकते हम। अगर मान लें हमने इस वाले की दवाई बना ली तो हम इस पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये हमारी बॉडी के अंदर रहकर ही अपना नेचर चेंज करता रहता है, अपने नेचर को जल्दी जल्दी बदलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी दवाई नहीं बनाई जा सकती, जिससे इसके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली चीजें नहीं बनाई जा सकती, जिससे कि इसको खत्म किया जा सके। तो इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है। वरना बहुत से बंदे सोचते हैं कि यार इसकी दवाई क्यों नहीं बना जा सकती, तो ये इसका रीजन है, इसकी दवाई क्रिएट नहीं की गई है आज तक। तो जब इस तरीके का नेचर है, अब देखिए आगे आप लोगों को देखिए ये वायरस है, ठीक है ना, रेट्रो वायरस को बोलते हैं, ये वाला वायरस है। ये सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर डालता है, होस्ट सेल के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। मतलब जो हमारी सेल में से नई नई सेल बनती रहती हैं जो कि बुढ़ापे तक बनती हैं, तो वो जो सेल होती हैं जो अच्छे वाली सेल होती हैं उन सेल को क्या करना स्टार्ट कर देता है, उनको बेकार करना स्टार्ट कर देता है। अगर मान लीजिए किसी के गले में कैंसर है तो गले में जो सेल होती है आप लोगों ने देखा गलना स्टार्ट हो जाता है गला, या फिर कहीं और है। तो इसी तरीके से जो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है तो उसको गलाना स्टार्ट कर देता है ये। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये होस्ट सेल, जब होस्ट सेल ही खराब हो जाएंगी तो पुराने वाली सेल बूढ़ी होती चली जाएंगी, तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगी और नई सेल ये बनने नहीं देता है। तो इसलिए आदमी की जो इम्यून सिस्टम है उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख देता है, ठीक है। तो आदमी का जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है बॉडी का उसको बिल्कुल खराब करके रख देता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक थेरेपी दी जाती है जिसको बोलते हैं एंटी रिट्रीवेबल थेरेपी, ART भी बोलते हैं। तो जो थेरेपी होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो HIV वाले शुक्राणु कुर्रियक अणु या वायरस जो भी इनको बोले, इनका जो बनने का प्रक्रिया जो मैंने बोला ये बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, तो उनको स्लो कर देती है, थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती है, ओनली थोड़ा स्लो कर देती है, जिससे आदमी थोड़े चांस बढ़ जाते हैं कि थोड़े लंबे टाइम तक जी सके, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो अगर ये देखिए कैंसर का ये है, अगर अर्ली स्टेज में इसका पता चल जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, अगर अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता तो ये आदमी को ले डूबता है, ठीक है। ऐसे बहुत से केसेस देखे, हालांकि मतलब छोड़ो यार, मेरे फैमिली में भी थी, मेरी दादी जी भी इन्हीं की इसकी चीजों की वजह से ही एक्सपायर हुई थी। तो मतलब ये पुराने टाइम में इसका तो पहले तो कोई इलाज ही नहीं थी, अगर किसी को हो गया है कि कोई इलाज नहीं है, पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोगों को पता चल जा रहा है इससे, तो आप लोग मतलब इसीलिए कहते हैं यार, देखिए मान लीजिए आप लोगों को ये चीजें पता चल गई है तो ज्यादा ज्यादा नहीं लगता, जैसे ज्यादा 1000-1200 रुपये लगेंगे, मतलब कम से कम टाइम टू टाइम बॉडी का स्कैन कराते रहना चाहिए, कम से कम साल में तो एक बार हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जब बाद में पता चलता है तो फिर आउट ऑफ द वे हो जाती हैं चीजें। और जिनके पास पैसे भी हैं वो सहूलियत भी हैं तो वो भी नहीं कर पाते हैं आज की डेट में टाइम के कंस्टेंट्स की वजह से। तो थोड़ा टाइम निकालना चाहिए यार, खासकर इन चीजों के लिए, क्योंकि लाइफ एंड हो जाती है वरना फिर, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं, ये चीजें यहाँ पे ये नहीं बोल रहे, ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और दूसरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोला था इन्होंने, कुछ और बोला था क्या इसको मैंने पहले, पता नहीं यार। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोला था इनके, जिसको बोलते हैं किसकी वजह से होता है, ये देखिए बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इनकी वजह से होता है। इंडिया में आज की डेट में माना जा रहा है 21 लाख आदमी है, ठीक है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाली चीजें हैं, जो कि तो सेंटर क्या कर रहा है, कमिटमेंट तो कर रहा है, पर लेकिन कमिटमेंट उस तरीके से नहीं कर रहा है कि जो राइट टू ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वर्ड ये यूज किया गया है, सारा बवाल इसके ऊपर हो रहा है यहाँ पे। ये वर्ड यूज किया गया है एज फार एज पॉसिबल, मतलब स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है। सेंटर क्यों नहीं कर रहा है, सेंटर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो हेल्थ है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, और स्टेट के ऊपर बातें छोड़ दी गई है कि जब तक आप किसी का फायदा पहुंचा सकते हैं तब तक पहुंचाओ, और जब आपके बस की बात नहीं रहे तो उसको छोड़ दो। इसी के ऊपर पूरा बवाल मचा हुआ है कि ये जब तक की क्या बात हो गई, ऐसे तो कोई भी स्टेट आगे नहीं आएगा काम करने के लिए, बोल देंगे कि हमारे बस की काम ही नहीं है। तो आप लोग ये गलत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों को, तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ओके।
वो फायदा नहीं पहुंचा है, पर और कई सारे फायदे की बात कर रहे हैं। एम्पावर द इन द वैरायटी ऑफ वे, तो प्रोटेक्शन की बात करें, डिस्क्रिमिनेट इनको किया जाता था, ना तो इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी बेचारों को, ना इनकी हेल्थ की देखभाल ढंग से की जाती थी। और इंश्योरेंस वगैरह भी अगर कोई लेने जा रहा है तो कंपनी क्या कहती थी, अगर आपको एड्स वगैरह है तो उनको इंश्योरेंस भी नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीजें आज की डेट में साइड में हो जाएंगी, तो इनको इन चीजों के फायदे मिलने लगे। तो वो ना है, कुछ ना हो तो कम से कम कुछ तो मिला, ना होने से तो कुछ तो भला। तो आगे देखो, आगे फिर हो सकता है फिर से अमेंडमेंट करके ये भी चीजें कर दे, क्योंकि रिसोर्सेज की बात होती है यार, गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना। तो उस चीज़ों को देख के इन्होंने ये चीज़ें की होगी जो भी किया है। तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट भी हो सकता है आज की डेट में, क्योंकि अब सेंटर बोलेगा कि यार ढंग से करो चीज़ों को। और एक देखिए बात होती है कि एक चीज़ें जो हैं, अब अगर कोई भी प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो एक प्रिस्क्राइब और रीजनेबल लिमिट में जो कंप्लेन की आ रही है, मान लीजिए कोई ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो एक कंप्लेन भी की जा रही है, तो एक प्रॉपर रीजनेबल टाइम में और वे में इन चीज़ों को सही किया जा सकता है, ठीक है ना। और इस चीज़ टू इंश्योरेंस इनको मिल जाएगा तो वो भी फायदा होएगा, जो कि इनको चीज़ों को हैंडल करने में फ़ायदा मिलेगा। इंश्योरेंस होने से ही देखिए इनको बहुत फ़ायदा तो यहीं से मिल जाएगा, अगर इंश्योरेंस हो रहा है तो उसका पैसा मिलेगा, तो कई सारे फ़ायदे यहीं से निकल के आ जाएँगे इनके लिए। और अगर और भी कोई केस निकल के आता है तो उसको भी फिर हैंडल करने के बारे में सोचा जाएगा प्रॉपर वे में। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये है कि आज की डेट में भी डिक्लाइन हो, मतलब आज की डेट में डिक्लाइन होते जा रहे हैं, काफ़ी केस नहीं आ रहे हैं आज की डेट में, केस जो है वो कम आते जा रहे हैं। और लगभग जो पॉजिटिविटी है वो, मतलब जो HIV से पॉजिटिव है वो 7 स्टेटों में इन्होंने बोला है, हालांकि नाम नहीं दिया है कि इन स्टेटों में है, तो उन स्टेटों में बहुत ज़्यादा है। और देखिए नेशनल कमिटमेंट की बात कर रहे हैं गोल 3 में, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इससे पहले कौन से थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे जिसके तहत 2000 से लेके 15 तक की बात की गई थी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 15 से लेके 30 तक की बात की गई है, ठीक है। तो इनके तहत अब कंडीशनों को सुधारा जाएगा। तो गोल 3 की बात कर रहे हैं, मैं ओनली गोल 3 दिखाऊंगा, सारे डिस्कस नहीं करूंगा, सारे डिस्कस करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो गोल दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल है टोटल, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो 17 में गोल 3 की बात कर रहे हैं, इसमें गुड हेल्थ एंड द वेल बीइंग। तो इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो इसके साथ में कमिटमेंट बना के अगर चला जाए, ये गोल आपको नाम से याद रखने चाहिए, ठीक है। इनको आप कोट कर सकते हो डायरेक्ट अपनी आंसर राइटिंग में। तो फर्स्ट में पॉवर्टी है, सेकंड में हंगर हो गया, इस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फोर्थ में हो गया। मतलब इनको कुछ भी तकदमबाजी भेज के याद कर लीजिए, जैसे कि 4 हो गया तो चेयर होती है, चेयर के 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो 4 पैर होते हैं इस तरीके से, बना क्या बना रहा हूँ, इस तरीके से 4 पैर चेयर के हो गए, तो याद कर लीजिए कि चेयर पे बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो गोल 4 क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो कुछ भी इस तरीके से तकदमबाजी भेड़ के इन सबको याद कर लीजिए तो फायदा रहेगा, याद होने से तो आपको यूज कर सकते हो और पूछे भी जा सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में भी। तो आगे भी ये कई सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से इनको एजुकेशन स्किल वगैरह एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ, कम्युनिटी। हम आप जैसे लोग ही जो उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उनको मिला के रखना है, ठीक है। तो इसलिए मतलब उससे छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, इसको याद रखना है। और देखिए ओमबुड्समैन बोलते हैं, लोकपाल आप लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, इसको मतलब सही कर सकता है, जैसे अगर कोई भी उससे रिलेटेड इशू आ रहा है, जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए थे, इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, अगर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो उनके जल्दी से जल्दी केसों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और वही बात है, जेनरिक ड्रग्स की बात करें, जेनरिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, वो ड्रग्स जो कि एक मतलब वही कंपोनेंट होते हैं, वही साल्ट होते हैं जिन पे पेटेंट होता है, और पेटेंट हट जाए तो उन पे नॉर्मल तरीके से बनाया जाए उसी तरीके का सॉल्ट यूज करके, उसको जेनरिक ड्रग बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महंगी होती है और ये वाली बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है। तो कई सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा फायदा किया है, जो जेनरिक ड्रग को एक्सटेंड करने वाली बात कर रहे थे कि छोटा छोटी सी चीज मिला करते, कहते हैं नॉर्मल जो दवाई बनाते हैं एड्स की, बहुत ही ज्यादा महंगी थी। तो जब वो उसका जब वो मतलब उसकी टाइम ड्यूरेशन पेटेंट की खत्म होने वाली थी, तो थोड़ा सा चेंज किया उसमें, फिर से उसका पेटेंट ले लेते हैं। तो इस तरीके से उसकी पेटेंट की आयु बढ़ाते रहते हैं और उनको फायदा पहुंचता रहता है। तो उसके बारे में इन्होंने बोला है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही किया है कि उसको हटा के, तो इससे फायदा होगा काफी। और सब चीजों का सोल्यूशन यार बिल में ही नहीं मिलेगा, कुछ हमको भी सोचना है, कुछ सोसाइटी को करना है। तो इस तरीके से कुछ चीजें बोली गई हैं यहाँ पे, तो सारी चीजें मिलके काम करेंगे तो प्रॉपर वे में सोल्यूशन निकल सकता है। ओके, तो ये कुछ आर्टिकल था। ये वाला आर्टिकल है ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। अभी कुछ दिनों पहले कई सारे केस आए हैं। एक तो ये GCB मशीन से देखा गया है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक टाइगर को कुचल के मार दिया गया है। दूसरा देखा गया लेपर्ड मार दिया गया है सरिस्का सरिस्का वाले एरिया में। तीसरा देखा गया 33 आदमियों ने मिलकर उड़ीसा में ये मोब ने घिर के एक इसको मार दिया गया है। तो इस तरीके के केस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से देखा जाए दोनों को नुकसान पहुंचता है। कैजुअलिटी दोनों को होती है, आदमियों को भी होता है और जानवरों को भी होता है। तो यहाँ पे ये चीजें बोली गई हैं आर्टिकल में कि देखिए जिस तरीके से आज की डेट में अगर कोई इस तरीके का, देखिए यहाँ पे चीज देखिए, यहाँ पे चढ़ा हुआ है, तो कोई इसको इसलिए नहीं आता है कि मतलब इसको ये जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, बेचारा निकल के जंगल से अगर यहाँ पे आ जाता है तो इंटरटेनमेंट की वजह से इसको घेर लेते हैं।
फोटो खींचते हैं या फिर डंडे मारते हैं, वो पहले से डरा रहता है। तो अगर इस तरीके के काम करेंगे तो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और खतरनाक होकर और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। जिस तरीके से इनको और टॉर्चर किया जाता है तो उसको एज ए एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो उन सब चीजों से अलग हटके। और सबसे बड़ा केस तो सबसे बदतमीज काम तो मुझे ये लगा था, ये देखिए, ये इंसान है, इस इंसान ने इस कुत्ते को छत, बहुत बड़ी 5वीं जन छठी पता नहीं कितनी मंजिल थी, ऊपर से नीचे फेंक दिया था, ठीक है। और बोल रहा था कि बस मन में आया फेंक दिया, देख रहा था कि गिरने के बाद में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। मैं इसको यहाँ छोड़, खुद कूद के देखना जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, तो पता चल जाएगा तुझे। तो इस तरीके के भी केस होते हैं। हालांकि बाद में इसको बेचारे कुत्ते को ले जाया गया, पट्टी वगैरह की गई, बचाया गया। तो ये इस तरीके के भी केस निकलने को आते हैं, तो एंजॉय करते हैं यार। मतलब देख के मेरा इतना दिमाग खराब है, मैंने कहा ये देखो, इससे ज्यादा बदतमीजी और क्या हो सकती है। कुछ बेचारे वो पिल्ला, छोटा सा पिल्ला था, उसको ऊपर से फेंक दिया इसने उठा के। तो इस तरीके के जो केस होते हैं, इनको एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज किया जाता है। तो इन सब चीजों पे बैन लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहिए। जो तो देखिए देखिए, अगर इस तरीके की चीजें चलती रही तो देखिए कहीं ना कहीं दोनों को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचेगा। और अगर आप टाइम दे थोड़ा निकाल के, तो अगर ये इस तरीके से कहीं गांव में घुस आया है, कहीं पे आ गया है, तो जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स होते हैं, अगर उनको थोड़ा टाइम दे तो इसको वो बचा के ले जा सकते हैं। इसको आराम से कैच करके वो जाके ले जाके बैक बैक जंगल में छोड़ देते हैं। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले ही इसको मार मूर देते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे छोटी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो आप लोग भी इस तरीके की अगर कोई चीजें देखें तो यार कोशिश करें कि उनसे दूर रहें और उनको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है, रीडिफाइनिंग सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, अभी एक पीआईएल है जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये पीआईएल होती क्या है, कोई भी आदमी आपके बिहाफ में, मतलब जैसे कोई भी सोशल कोज होता है, सोसाइटी से बड़ा इशू होता है, सोसाइटी से रिलेटेड, तो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन मतलब डाल देते हैं जाके, कि इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। तो एक लिटिगेशन आए, उसमें क्या बोला गया है कि जो 2 साल किसी को जो जेल हो जाती है, उसको बोला जाता है कि 6 साल तक, वो आगे आने वाले 6 साल तक उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता है, 6 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बोला 6 साल ही वो किया जा रहा है, उसको लाइफ टाइम कर दो भैया, जिससे कि सुधर जाए आदमी। इस तरह की जो चीजें चल रही हैं उसको लाइफ टाइम कर दो, ठीक है। तो ये बात बोल रहे हैं, पर करंट में क्या है, वो ओनली 6 साल है। तो इसी के ऊपर पूरा आर्टिकल आया, ये बोल रहे हैं कि आप लोग बोल तो देते हैं सुप्रीम कोर्ट को 6 साल कर दो, बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो कि ठीक ठाक पॉलिटिशियन है, मान लो कोई गलती होगी उनसे, मान लो उनसे गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, अगर गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर मान लो किसी पार्टी में थे, खुशी खुश थे, उस दिन बेटे की शादी थी या कुछ था, थोड़ी सी उन्होंने ज्यादा पी ली, ठीक है, वैसे नेचर बहुत अच्छा है और बहुत ही फायदे का काम कर रहे हैं, और गलती से कोई एक्सीडेंट इन्होंने कर दिया, तो एक्सीडेंट करने के बाद में सजा तो इनको मिल जाएगी। तो 2 साल की अगर उनको सजा मिल गई है, तो 2 साल का मतलब उनका लाइफ टाइम करियर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का प्रोविजन आता है तो ये नेगेटिवली भी यूज किया जा सकता है, इसका ऐसा नहीं है कि इसको पॉजिटिवली ही यूज किया जाएगा। तो ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई डिसीजन दे रहा है तो वो सारे फायदेमंद के ही डिसीजन है, वो सारे नेगेटिव डिसीजन हो सकते हैं। तो कंप्लीट आर्टिकल में यही सब चीजें लिखी हुई है। अब थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ने रिसेंट टाइम में बहुत सारी चीजें कही हैं। एक तो नोटा से रिलेटेड चीजें हुई हैं कि नोटा लगा दिया है, नन ऑफ द अबव, तो उससे भी देखिए ये है जो अभी तक जो चीजें हो चुकी हैं जिससे कि चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट वाला है डिस्क्वालीफाई करना, जो कि अगर किसी को कैद हो गई है तो उसको डिस्क्वालीफाई करना, ठीक है। और अगर देखिए कई सारी चीजें और भी होती हैं, अगर कोई प्रैक्टिस में लीन पाया जाता है, कि अगर कोई पिछले जन्म की बात, पिछले जन्म पिछले जन्म नहीं, पिछले कुछ टाइम में, मतलब एंटीसीडेंट होते हैं जो, मतलब पिछला कुछ टाइम होता है, पिछला जीवन नहीं, मतलब जब से अब तक का, जब से पैदा हुए अब तक कुछ गलत उल्टे सीधे काम किए हैं, तो कौन सी, तो अगर कुछ ले काम किए हैं तो कौन सी मेंटल बोल रहे हैं इसको, कौंसिलमेंट, कौंसिलमेंट, CONCELMENT, तो आड़ बोलते हैं इसकी आड़ में, ठीक है ना। तो इसकी आड़ में देखिए, अगर किसी ने कोई पिछले काम किए हैं और गलत काम किए हैं तो इसकी आड़ में भी नहीं बचा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी किया है कि प्रैक्टिस के तहत अपने सारे जो जो चिट्ठे पत्रे हैं पिछले साल के, पिछले जीवन के, वो खोल के रखने पड़ेंगे कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत किया है, तो वो सारी चीजें खोल के सामने रखनी पड़ेगी। अगर नहीं कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें, अगर कोई रिलीजन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड कोई कमेंट करता है, इम्पीरेसेबल बोलता है नाजायज, ठीक है ना, इम्परमिशेबल, तो इस तरीके से इनपरमिशेबल मतलब परमिशन नहीं दी जाती, इस तरीके कोई कमेंट करता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे पहले से ही डिस्क्वालीफाई कुछ, मतलब कुछ चीजें मतलब बाढ़ कर दिया गया है, या फिर आपको कह सकते हैं इन 4 पॉइंट के थ्रू जो रिफॉर्म किया गया है इलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। ये अपनी जगह सही है, पर लेकिन जो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का काम आता है, पूरा टॉपिक है यूपीएससी में, ठीक है, जब इसकी बात आती है तो चीजें और ही गलत तरीके से देखी जाती है और एक दूसरे अलग एंगल से देखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बोले गए जो अर्ली वो सारे डिसीजन थे वो ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए थे, जिससे कि कितनी लाइबिलिटीज है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और क्या उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जो उनके रिकॉर्ड है क्रिमिनल, उनको सामने रखे लाके।
तो वो सारी चीजें एक पुरानी चीजें थी, और उसके बाद भी जो आदमी वोट करने जा रहा है उसको उसको पावर दे दी जाती है कि आप खुद डिसाइड करो। सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है कि अगर किसी में इस तरह की चीजें हैं तो उनको कुछ किया जाए। अगर कोई भी आदमी चुन के आ रहा है तो आप और हम लोग उसको चुन के लेके आते हैं, कोई दूसरा चुन के लेके नहीं आता है। तो इसलिए बोल रहा है कि बाकी तो इलेक्टोरल के ऊपर छोड़ ही देते हैं कि वो खुद से अपना डिसीजन ले कि किसको वोट करना है। तो वो भी एक, आप अगर हम लोग ढंग से वोट करें तो इन सब चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है अगर देखा जाए तो। और फिर इसी तरीके से सजेशन भी मिलता है, अगर हम आप लोग जैसे आदमी अगर जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको वोट ना दे, तो पार्टी भी सोचेगी कि किसको मतलब अपना टिकट देना है, कि इसको अपने सीट से खड़ा करना है। तो वो भी हम लोगों के हाथ में ही है, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में देखा जाए तो। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के द्वारा उनके द्वारा हो जाएगी। अगर हम अपना काम अपनी ड्यूटी ढंग से करना स्टार्ट कर दे तो आधे पॉलिटिशियन तो वैसे ही सुधर जाएं। आधों की हालत तो, आधों की दिमाग तो हम लोगों ने खराब कर रखा है। अब ये डिस्क्वाइटिंग बोल रहे हैं, जो वरी और बेचैनी का रीजन है डेवलपमेंट, वो क्या है? अगर कोई ढंग का पॉलिटिशियन है, उसके बारे में अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर उस पे कोई आरोप लग जाते हैं और सही आदमी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पटना हाईकोर्ट के बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, पटना हाईकोर्ट ने भी बोला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिक्र क्या कर रहे हैं, तो पटना हाई कोर्ट का भी डिसीजन था 2013 में। तो उसमें क्या किया गया था, देखिए अगर कोई कोर्ट डिसीजन आता है तो सब वेलकम करते हैं, ठीक है ना। तो वेलकम तो कर देते हैं, पर लेकिन उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि उसके क्या क्या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पहले ही बहुत सारे चीजों पे सेफ दे चुके हैं कि बैलेट पेपर किस तरीके से होने चाहिए, सब चीजें किस तरीके से होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले कई सारे डिसीजन आ चुके हैं। पर लेकिन जो एक प्रॉपर वे में अगर देखा जाए, यहाँ पे पटना हाईकोर्ट के बारे में बात करें, अगर किसी को क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाता है तो ये माना जाता है वो डेमोक्रेसी को गंदा करेगा, तो इसलिए उसको हटाओ। और सुप्रीम कोर्ट जिस भी चीज में हाथ डाल देता है, जिसमें डिबेट में डाल देता है, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे डिबेट होना स्टार्ट हो जाता है उसमें। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा हो, तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि अगर उसने कोई चीज डिबेट के लिए स्टार्ट कर दी तो बहुत ही अच्छे लेवल पे डिबेट होना स्टार्ट हो जाता है उसमें। तो इनको एक प्रॉपर वे में मतलब बोल रहे हैं कि इसी तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी काम करना चाहिए तो बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि बहुत ही लार्ज स्केल पे वो इम्पैक्ट डालने जा रहा है। अब राइट टू वोट वाली बात यहाँ पे आ गई। देखिए राइट टू वोट, उसके बारे में बात करें कि राइट, देखिए ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि राइट टू वोट जो है वो, राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और मेयरली स्टेचुअरी राइट, ठीक है ना। ये कहीं पे भी एक तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। ये कंटेस्टेंट मतलब डिस्प्यूट का रीजन इसको बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 326 के तहत ये बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, नॉट स्पेसिफाइड, उन्होंने कोई स्पेसिफाइड नहीं किया कि राइट टू वोट। क्यों नहीं किया गया यार? अगर आपको राइट टू वोट भी ऐसे मिल जाए जैसे राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई आ गया है आपके ऊपर या मेरे ऊपर, किसी के भी ऊपर, तो होगा क्या? तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे ये तो मेरा राइट है, आप इसको कैसे छीन सकते हैं मुझसे? तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो दुनियादारी चलती रहेगी। तो ये इसको क्या रखा गया है, थोड़ा सेफ रखा गया है, जिससे कि अगर इस तरीके का कोई भी डिसीजन आ रहा है तो उसको इसीलिए इस तरीके से एक प्रॉपर राइट नहीं बनाया गया, जिससे अगर कुछ भी अगर गलत काम फ्यूचर में हो रहा है तो इन सब चीजों को सेटल डाउन कर सके, इन सब चीजों को सेटल डाउन किया जा सके। कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, फिर नेगेटिव में पाया जा रहा है, मान लीजिए किसी ने किसी का किडनैप कर लिया, मर्डर कर दिया, तो वो जेल में है पर फिर भी वोट डालने आ रहा है, तो ये तो राइट हो गया ना, उसको वोट डालने से उसको नहीं रोका जा सकता, वो उसका एक तरीके से राइट हो गया है। तो इसीलिए इसको राइट पे नहीं रखा गया है, जिससे कि अगर उसको थोड़ा डिटरेंस क्रिएट कर किया जा सके उसके माइंड में। तो फिर वही बात बोल रहे हैं कि जो एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज ए राइट टू वोट, तो वो क्या करता है, इजी बना देता है कि रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना आसान हो जाए। और राइट टू वोट जो बोल रहे हैं, अगर इलेक्शन की बात करें तो डेमोक्रेसी उसी के ऊपर डिपेंड होती है। तो सिटीजन को जिस तरीके से, इसी तरीके से मतलब सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आप उनको राइट टू वोट ही नहीं दे रहे हैं, तो किस तरीके से एक तरीके से डेमोक्रेसी, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल वाला रिकॉर्ड है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए और राइट भी इनका प्रॉपर वे में रहे, तो दोनों चीजें साथ में चलती रहे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मतलब उसको क्या सिटीजनशिप बोला जाएगा कि जिस तरीके से, अगर इस तरीके से आप राइट भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो इसके बारे में सोचिए। तो प्रीलेशियस बोलते हैं जोखिम, डायरेक्शन, मतलब कुछ डायरेक्शन दीजिए जिस चीज़ों को सॉर्ट डाउन की जा सके, चीज़ों को सेटल डाउन किया जा सके। क्योंकि देखिए अगर कोई कंट्री का सिटीजन है और उसको राइट टू वोट के बारे में अगर उस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वही बता रहे हैं कि क्या रह गया फिर डेमोक्रेसी जिसकी नींव होती है जो वोटिंग की। बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल हो गए। ये केमिकल वेपन से रिलेटेड है कि केमिकल वेपन अगर गलत हाथ में पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोबेशन ऑफ द केमिकल वेपन, इसका हम लोगों ने जिक्र भी किया था, बताया भी था आप लोगों को। इसको नोबेल प्राइज मिला है, बताना कब मिला है इसको नोबेल प्राइज, तो आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, 4 अप्रैल को अभी हुआ है सीरिया में, तो वहाँ पे बोला गया कि लगभग 80 आदमी मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो 80 आदमी मारे जा चुके हैं, तो वहाँ पे माना जा रहा है, देखिए बोला गया था कि सीरिया में जो है ये सारी चीज़ें, ये गैस वैस इस तरह की चीज़ें खत्म हो चुकी है, क्योंकि 2013 में जो अटैक हुआ था घोटुआ करके, जो यहाँ पे एरिया था, यहाँ पे अटैक हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद भी चीज़ें बोला गया था कि सारे वेपन हटा दिए गए हैं, यूएसए भी अपने ताव में आ गया था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगर हटाया नहीं जाएगा। तो वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं, पर लेकिन फिर से इस तरीके का अटैक 4 अप्रैल को देखने को मिला। तो ये क्या था, हालांकि जो यूएन है
वो उसमें लगा हुआ है, यूएन की जो ये एजेंट, मतलब यूएन नहीं, जो ये एजेंसी है ये अपना काम कर रही है, ठीक है। तो ये हालांकि अपना काम कर रही है, लगी हुई है। तो सेरिन गैस के बारे में बोला गया है, सेरिन गैस को जीबीवी बोलते हैं, ठीक है। तो जीबीवी बोलते हैं इसको, ये कलरलेस ओडरलेस गैस है, केमिकल वेपन में यूज की जाती है, और नर्वस एजेंट है, मतलब नर्व एजेंट है, पूरे अपने नर्वस सिस्टम को बेकार कर देता है। एक बहुत ही मास्ट यूज में इसको, मास वेपन डिस्ट्रक्शन के यूज में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सीरिया गैस को बोला गया था 2012 में कि खत्म कर दिया गया है वो सारी चीजें पर, लेकिन आज की डेट में भी इसका यूज किया जा रहा है। और भी कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं कि 90% जो है वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो केमिकल वेपन फेवल, मतलब जिसके पास में था, वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, ठीक है। और आगे देखिए, पीसफुल पर्पज तभी रहेगा अगर इनको ढंग से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और 98% के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्री हो चुके हैं केमिकल वेपन आर्म से, ठीक है। तो इसी तरीके की चीजें बोले, वही है यार, और क्या करना चाहिए कि बैन करो इन पे, ठीक ठाक बनी रहे, जो लड़ाई का सामान है उससे दूर रहे, मास डिस्ट्रक्शन से बचे रहें। तो वही है, बाद में तो कंक्लूजन में यही सब चीजें आती हैं। देखिए, इस वीडियो में इतना ही। सेकंड वीडियो कोशिश करूंगा कि 7-8 बजे तक आ जाए थोड़ा, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। तो वो न्यूज़पेपर वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये पीडीएफ तो आपको लोग वीडियो के बाद में मिल ही जाएगी। लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है, और दूसरों को बांटिए चीज़ें, पढ़ाइए। ब्लड देने के बाद में थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी लग रहा है अंदर से ना, मतलब थकावट सी फील हो रही है हल्की हल्की सी। देखो 1-2 दिन में रिकवर हो जाएंगी चीज़ें। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।